चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं लर्निंग आउटकम बी। लर्निंग आउटकम बी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस लर्निंग आउटकम में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे कई सारे मेथड्स जो कि परमिटेड होते हैं इन ऑर्डर टू वैल्यू अवर इन्वेंट्री। जी हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगेन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लीफो, फीफो, वैम ये सब आपने सुना हुआ है, पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट स्टफ है। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हो सकता है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर। Starting off with learning outcome B, we are going to first talk about what are cost flow formula और assumptions। तो ये देखो अलग अलग नाम है, ठीक है, कुछ नहीं अलग अलग नाम है यहाँ पे। आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं उसी के ये अलग अलग नाम है, जैसे कि कॉस्ट फ्लो मेथड, कॉस्ट फ्लो फॉर्मूला, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में इनके नाम है। कॉस्ट फ्लो मेथड जो नाम है वो है यूएस गैप में, ठीक है, या फिर मैं कॉस्ट फ्लो अजम्पशन भी बोल सकते हैं आप इसे। वहीं पे आईएफआरएस में इसका नाम है कॉस्ट फ्लो फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आईएफआरएस में टोटल जो परमिसिबल कॉस्ट मेथड्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो 3 है। 3 में क्या क्या है? नंबर 1 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, नंबर 2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, एंड फाइनली वेटेड एवरेज मेथड विच इज WAM वैम मेथड। ये रहे 3 मेथड्स आईएफआरएस के हिसाब से। नंबर 1 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 फीफो एंड नंबर 3 इज वैम। सिंपल है। इसमें एक नाम आपने डेफिनेटली नहीं सुना है, वो एक नाम जो है वो है आपका लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है सब समझाऊंगा मैं, बट ये बता देता हूं कि यूएस गैप में ये मेथड परमिटेड है। यानी यूएस गैप में अगर देखिए तो टोटल 4 मेथड्स फिर परमिटेड हो गए। एज पर यूएस गैप देयर आर 4 मेथड्स अलाउड टू वैल्यू योर इन्वेंट्री। नंबर 1 लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है? नंबर 2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नंबर 3 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एंड नंबर 4 वेटेड एवरेज। ठीक है, आईएफआरएस में 3 मेथड अलाउड है, यूएस गैप में 4। आईएफआरएस के जो मेथड्स हैं उनमें बस लीफो नहीं है जो कि यूएस गैप में अलाउड है। इतना सा बस आपको बात ध्यान रखना है। अच्छा, देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर, वो ये पॉइंट है या ये क्वेश्चन है कि क्या भैया एक कंपनी ही कोई 2 या 2 से ज्यादा मेथड्स यूज कर सकती है क्या? यानी कि कैन आई डू दिस कि मेरा कोई एक स्टॉक है उसके लिए मैं फीफो यूज करूं और दूसरे स्टॉक के लिए मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करूं? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। यू कैन एम्प्लॉय 2 डिफरेंट मेथड्स इवन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन ये है कि जो आपका सिमिलर नेचर्ड कमोडिटी होगा, जो आपका सिमिलर नेचर्ड इन्वेंट्री होगा, आपको सेम मेथड से ही उसे करना पड़ेगा वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरे यहाँ पे मैं केमिकल्स बनाता हूँ और 5 तरह के केमिकल्स बनाता हूँ, तो मुझे 5 केमिकल्स के लिए एक ही मेथड यूज करना पड़ेगा। बट केमिकल्स के अलावा अगर मैं कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो फार्मास्यूटिकल के लिए मैं कोई और तरह का वैल्यूएशन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सो दैट इज द एसेंस बीइंग टेकन अप हियर। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है। अ फर्म कैन यूज 1 or more inventory cost flow methods, however the firm must employ the same cost flow method for inventories of similar nature and use। अगर similar nature है तो फिर आपको एक ही मेथड यूज करना है, अगर अलग अलग नेचर है तो अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विथ नाउ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। सही ये मेथड है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मेथड खास करके प्रैक्टिकल होता है जहां पे आप कोई हाई वैल्यूड इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ज्वेलरी। अगर आप एक ज्वेलरी शॉप को इमेजिन करेंगे और वो लोग जब अपने कभी भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते होंगे तो उनका इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऐसा होता है दैट दे टेक अप वन प्रोडक्ट, वैल्यू इट एंड दे नोट इट डाउन। दे टेक अप अनदर प्रोडक्ट, वैल्यू इट, दे नोट इट डाउन। यहां पे कोई और दूसरा संभावना है ही नहीं। दे हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ईच यूनिट एंड ईच यूनिट के सारे कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके उसका एक एस्टिमेट लेकर के वैल्यू करना पड़ेगा। दे कैन नॉट डू एनी, यहाँ पे कोई भी मतलब स्कीम नहीं लगा सकते एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो पूरा वैल्यू करो। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ज्वेलरी शॉप में यू वुड फाइंड डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डिजाइन्स, हर डिजाइन दूसरे डिजाइन से काफी अलग है. देयर इज अ क्लियर कट distinction is the word. There is a clear cut distinction between two or more units produced in the same jewelry shop. यानी कि एक ही ज्वेलरी शॉप में दो अलग अलग सेट्स पे आप ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर सकते हो, यार ये 5 लाख की है, यार ये 7 लाख की है. जब आप इतना क्लियरली अपने हर एक यूनिट को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो हर एक को अलग अलग वैल्यू करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. यहां पे देखिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार अपने मैच करते हुए चलेंगे. नंबर 1, द आइटम्स हैव टू बी यूनिक इन नेचर एंड नॉट इंटरचेंजेबल. ये तो एक ज्वेलरी शॉप में होगा ही. ऐसा थोड़ा ना है कि आप एक ज्वेलरी शॉप में जाएं और आप बोले मेरे को ये वाला सेट फाइनल कर दीजिए, तो वो बोलेगा अच्छा वो निकाल के दे दे. ऐसा थोड़ा ना होता है भाई. जूते लेने नहीं जा रहे हम, जूते लेने जाते हैं तो ऐसा होता है कि आप पसंद कुछ करो, शोकेस में लगा, आपने वो पसंद किया कि हाँ मुझे ये पसंद है, और वो ऊपर से डब्बा निकाल करके आपको दे देता है. दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ शूज और प्रोबेबली शर्ट्स और प्रोबेबली एनी अदर थिंग. लेकिन ये ज्वेलरी के केस में पॉसिबल नहीं है. आपको जो चीज दिखाई जा रही है वही आपको मिलेगी, आपको कोई और नहीं मिल सकता, बिकॉज द आइटम इज वेरी वेरी यूनिक एंड इट इज नॉट इंटरचेंजेबल एज वेल. नंबर 2, दीज आइटम्स आर यूजुअली वेरी हाईली कॉस्टेड, या फिर इनका कॉस्ट काफी हाई होता है, ये इनमें एक प्रॉब्लम भी है. एंड तीसरा, एवरी आइटम कैन बी ट्रैक डाउन इंडिविजुअली, यानी कि उस इन्वेंट्री में क्या क्या आपने यूज किया हर एक चीज की आप आराम से वैल्यूएशन कर सकते हैं. यू कैन वैल्यू ईच एंड एवरी आइटम यूज्ड इन दैट इन्वेंट्री. जब आप ऐसा कर पाए तो फिर आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना चाहिए. क्लियर है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आइटम्स आर शोन ऑन बैलेंस शीट एट देयर एक्चुअल कॉस्ट. जो उनका एक्चुअल कॉस्ट लगा है उसके हिसाब से इन्वेंट्री में उसकी वैल्यूएशन कर देते हैं. ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का हिसाब यहाँ पे बताया गया है. ओके, नेक्स्ट बात जो आती है वो यही है, ज्वेलरीज का एग्जाम्पल है. सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में ज्वेलरी हो गया हमारा एग्जाम्पल. यानी कि अभी तक हमने इस फर्स्ट पेज को पूरा कंप्लीट कर लिया. हमने लर्निंग आउटकम ए में तो बात की थी अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, और अभी हम लोग लर्निंग आउटकम बी जब से शुरू किए तब से मैंने बोला है कि आप इसे कॉस्ट फ्लो मेथड बोलो, फॉर्मूला बोलो, जो भी बोलो, लेकिन यहाँ पे 4 मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें बातें करनी है. पहला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. मैं समझा चुका हूँ, पूरा ज्वेलरी से रिलेटेड ये बिजनेस है एंड यहाँ पे हर एक आइटम का अलग वैल्यूएशन होता है. नेक्स्ट हमारा मेथड था फीफो, लीफो एंड लास्ट था वेटेड एवरेज. जहां तक बात है IFRS का, तो IFRS में 3 ही मेथड अलाउड है. कौन सा मेथड अलाउड नहीं है? वो है लीफो. वहीं पे यूएस गैप में चारों के चारों मेथड अलाउड है. इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और ट्रिवियल फैक्ट ये सीखा कि अगर एक कंपनी है और एक से ज्यादा इन्वेंट्री मेथड्स यूज करना चाहती है तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन जब सिमिलर नेचर्ड इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो फिर उनमें एक ही मेथड को यूज करना पड़ेगा. ये उसमें एक छोटी सी शर्त है. आई होप अब आपको ये वाला पूरा सेगमेंट समझ में आ गया. मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा बहुत याद भी दिला देने का, बिकॉज थोड़ा थ्योरेटिकल एरिया था. चलो हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं फीफो में. फीफो एक गजब का मेथड है. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपके ना सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, आपके फैक्ट्री में आप एक्विजिशन करते जाते हो, साथ ही साथ सेल करते जाते हो. तो आपको कितना COGS पकड़ना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पकड़ना है, ये डिपेंड करता है कि आपके किस रेट में आपके पास गुड्स आते गए हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास फर्स्ट लॉट ऑफ गुड्स 10 रुपया पर यूनिट आया था, सेकेंड लॉट सपोज करो 15 रुपया पर यूनिट आया, और थर्ड लॉट सपोज कर लो 20 रुपीज पर यूनिट आया. ठीक है, तो ऐसे में जब आप अपने COGS डिटरमाइन करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको COGS के लिए जो रेट पकड़नी होगी वो है 10. Why? Because the formula says first in first out, यानी कि जो सबसे पहले आया सबसे पहले आपने रवाना भी उसी को किया होगा. इसका मतलब यह है कि COGS की कैलकुलेशन करते वक्त आपको कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो पकड़ना है वो 10 रुपए यूनिट करके पकड़ना है. उसके बाद जब सेल होगा तो उसके लिए आपको 15 रुपीज का रेट लगाना है, एंड लास्ट सेल के लिए ऑब्वियसली 20 रुपीज की रेट लगानी है. इसको हम प्रैक्टिस में करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा. अभी के लिए आप समझ ही गए होंगे कि हाँ फीफो क्या मेथड है, एक अंदाजा तो लगे गया है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लॉट आपके पास पहले आया पहले वही इशू हुआ होगा और उस पर आपको वही रेट लगानी है जिस पे आपने उसको अक्वायर किया. सब्सिक्वेंटली आपके जो एक्विजिशंस हुए हैं उनको आप COGS में धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगेंगे. गोज विदाउट सेइंग, यहाँ पे एक चीज बहुत गजब होने वाली है, वो ये है कि आपकी इन्वेंट्री में चांस ये है दैट
जो सबसे लेटेस्ट प्राइस लग के आया है आपकी इन्वेंट्री में, वो वाली वैल्यू शो होगी। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? बहुत आसान है। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मानते हैं तो आप तो यूजुअली यही मानेंगे ना कि शुरुआत के जो जो गुड्स आए होंगे वो तो इशू हो गए होंगे, करेक्ट? तो जो अभी मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा होगा वो चांस यही है कि वो एकदम लास्ट लॉट का पड़ा है मेरे पास पे। जो हमारे आगे के लॉट थे वो तो ऑलरेडी इशू हो चुके होंगे, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहे हैं यहाँ। यानी कि जो सबसे पहले लॉट आया वो इशू हो चुका होगा, सेकेंड लॉट आया वो भी इशू हो चुका होगा, थर्ड लॉट पार्शियली इशू हुआ होगा, तो जो बच गया इन्वेंट्री वो थर्ड लॉट से ही हमारा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एसोसिएटेड है। तो ऐसे में एक चीज बहुत क्लियर कट है, आपको अभी से समझनी है कि आपकी जो इन्वेंट्री होगी उसका हाई चांस है दैट इट विल बी वैल्यूड एट नियरली करंट कॉस्ट। नियरली करंट कॉस्ट यानी कि मैं मानता हूं कि आपका हर एक यूनिट का जो वैल्यू था वो पहले 10 था, फिर 15 हुआ, अभी 20 रुपए के आसपास चल रहा है, करेक्ट? तो आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी देखिए 20 रुपए के हिसाब से ही सोची होगी, बिकॉज दैट इज योर स्टॉक दैट रिमेन्स। बाद बाकी तो सब इशू हो गया, तो जो बचा वो आपके करंट कॉस्ट से सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड भी है। ये भी एक गौर करने की बात है। साथ ही साथ गौर करने की बात ये भी है कि आमतौर पे इस तरह का जब आपका सेटिंग बैठेगा तो आपका सीओजीएस विल बी अंडर वैल्यूड, या सीओजीएस की वैल्यू काफी कम होगी। वाई? क्योंकि आपने सीओजीएस में जो फर्स्ट लॉट लिया होगा वो 10 रुपए के हिसाब से ले लिया होगा, सेकेंड लॉट 15 के हिसाब से, और थर्ड लॉट 20 रुपए के हिसाब से लिया होगा। तो ऐसे में देयर इज अ हाई चांस कि आपका जो सीओजीएस का वैल्यू वो काफी लो वैल्यू का होगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कम। उसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या क्या बातें एक बार उसको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ये आप अश्योर्ड रहें। सबसे पहले बात जो हमारे सामने आया वो है फीफो मेथड। फीफो मेथड में लिखा है दैट हियर द आइटम फर्स्ट परचेज इज अज्यूम्ड टू बी द आइटम फर्स्ट सोल्ड। वेरी गुड। द एडवांटेज ऑफ फीफो इज दैट द एंडिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड बेस्ड ऑन मोस्ट रीसेंट परचेजेस। यानी कि जो आपका एंडिंग इन्वेंट्री है वो सबसे रीसेंट परचेज से उसका प्राइस लेंगे हम लोग, ठीक है? देयर बाई इट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ करंट कॉस्ट। ये रहा करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। वहीं पे अगर हम इसके सीओजीएस की वैल्यूएशन करें तो सीओजीएस विल बी बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट परचेज कॉस्ट विच इज 10 and 15 respectively. Thereby you will see that in inflationary environment your COGS will be understated, correct, and resultingly your earnings will be overstated. यानी कि यहाँ पे इन टोटो क्या हो रहा है? पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रैक्टिस हो रहा है, जो सबसे पहले लॉट आया होगा वो सबसे पहले सल्टा होगा, करेक्ट? इसके अलावा यहाँ पे जो आपका इन्वेंट्री है वो आपका लेटेस्ट परचेज वाला जो लॉट है उससे रिलेटेड है। Thereby इन्वेंट्री का वैल्यूएशन विल बी वेरी क्लोज टू इट्स करंट कॉस्ट। साथ ही साथ जो आपका सीओजीएस है उसका वैल्यू थोड़ा सा लो हो सकता है, अंडरस्टेटेड हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हाई चांस है कि आपका सीओजीएस का जो वैल्यू था वो अर्लियर लॉट से रिलेटेड है। ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम था एज कंपेयर टू टुडेज वैल्यू। आपका 10 और 15 ऑब्वियसली 20 से छोटा है। Thereby COGS will be understated, inventory will resemble the current cost, and your earnings will be overstated because your COGS is obviously understated. So ये है एक बेसिक आइडिया अबाउट फीफो। विल नो मोर, आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अभी भी डाउट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए सारे फैक्ट्स को नोट करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे सामने है वो है लीफो। अब ये एग्जैक्ट उल्टा होगा। जिस तरह अभी हमने क्या सोचा था कि सबसे पहले 10 रुपए यूनिट वाला हमने इशू किया होगा, फिर हमने 15 रुपए वाला किया होगा, और लास्ट में हमने 20 रुपए वाला किया होगा, करेक्ट? अभी हमने ऐसा सोचा ना, अब एकदम उल्टा सोचेंगे। अब क्या होगा, हम 20 रुपए यूनिट वाले को सबसे पहले मान लेंगे कि ये इशू हुआ होगा, फिर हम मानेंगे कि 15 वाला इशू हुआ होगा, और 10 वाला एकदम लास्ट में इशू हुआ होगा। ऑब्वियसली आपका जो इन्वेंट्री माना जाएगा ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट विल बी फॉलोइंग इन दिस लॉट, करेक्ट? तो एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह फीफो मेथड में अपना इन्वेंट्री वॉज क्लोजली अप्रोक्सीमेटिंग द करंट कॉस्ट, हियर इट इज नोवेयर क्लोज। यहां पे आपका इन्वेंट्री इनफैक्ट अंडरस्टेटेड होगा। वो एक ऐसी वैल्यूएशन पे रहेगा जो कि बहुत पहले के दिनों में रहती थी, और अभी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई है।
सो करंट कॉस्ट के करीब होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो काफी ओल्डर कॉस्ट पे होगा आपका इन्वेंट्री, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कंपैरेटिवली सीओजीएस को देखोगे तो फीफो मेथड में सीओजीएस में कंप्राइज क्या कर रहा था, 10 रुपए का रेट, 15 रुपए का रेट, थोड़ा बहुत 20 का रेट। लेकिन यहां पे आपका सीओजीएस will comprise of rate of 20 rupees, rate of 15 rupees and maybe a little bit of rate of 10 rupees। यानी कि क्लियर कट ये जाना जा सकता है कि आपका सीओजीएस विल बी ओवरस्टेटेड, आपका सीओजीएस का वैल्यू काफी करंट वैल्यूएशन पे होगा एंड दैट इज व्हाई योर वैल्यू ऑफ सीओजीएस विल बी हाई एज कंपेयर टू फीफो ऑब्वियसली। रिजल्टिंगली योर अर्निंग्स विल बी अंडरस्टेटेड एज वेल, यानी कि आपकी अर्निंग्स भी कम हो जाएगी अगर आप लीफो मेथड यूज कर रहे हो तो। अर्निंग कम्स तो टैक्स सेविंग भी होगा, ये सारी चीजें आपको रिलेट करनी है। टैक्स क्यों कम हुआ, क्योंकि आपकी अर्निंग्स कम हुई तो टैक्स तो कम देना पड़ा ही। इस मेथड को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेरी सिंपल, लीफो कहते हैं इसे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। नंबर 1, अंडर द लीफो मेथड the item purchased most recently is assumed to be the item first sold, यानी कि यहां पे आपका जो सबसे recent purchase है उसको आपने सबसे पहले सेल किया, ये आप मान लेंगे। नंबर 2, इन इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट, ये यहां हर बार हम अज्यूम जो कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन है, ठीक है। जैसे 10 का 15 हुआ, 15 का 20 हुआ, मैंने ये नहीं माना सबसे पहले प्राइस 20 थे, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ। यानी कि एक डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट को मैंने अज्यूम नहीं किया है, करते भी नहीं आमतौर पे, क्योंकि डिफ्लेशन इज वेरी टफ टू फाइंड इन एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इज वेरी इजी टू फाइंड इन एन इकोनॉमी। तो हम लोग इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को अज्यूम कर रहे हैं एंड गिवन द इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट योर सीओजीएस विल बी हायर देन फीफो। ये बात मैं ऑलरेडी पुट अप कर चुका हूं। आपका फीफो में जो वैल्यू होता है वो होता है 10 का लॉट, 15 का लॉट, थोड़ा बहुत 20 का लॉट, बट यहां पे आपका जो सीओजीएस है उसमें वैल्यू है 20 का, 15 का और थोड़ा बहुत 10 का। Naturally, आपका COGS का value as compared to FIFO method will be higher. Thereby your earnings will be lower. And earnings lower का मतलब हो गया lower income taxes. And since you are required to pay lower income taxes, your overall cash flows are going to increase. Cash flows कैसे increase हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि आपके profits जो कम हुए हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए कम हुए हैं। आपका cash flow तो उतना ही आया है। समझिए इस बात को। ये सारा जो अकाउंटिंग चल रहा है, ये अकाउंटिंग जो हो रहा है, ये सारा एक्रूअल बेसिस से हो रहा है, कैश बेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। द ओनली आइटम विच इज एसोसिएटेड विद कैश इज योर टैक्स। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो आपका जो रेवेन्यू आना है वो तो आया ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। बस अंतर ये हुआ कि जस्ट बिकॉज यू हैव रिपोर्टेड हायर कॉग्स, योर अर्निंग्स इज लोअर, एंड सिंस योर अर्निंग्स इज लोअर, योर टैक्स इज लोअर। टैक्स लोअर का मतलब है आपका आउटफ्लो कम हो गया, आउटफ्लो कम होने की वजह से आपका ओवरऑल कैश फ्लो बढ़ गया। यानी कि क्या क्या हुआ मैं आपको फिर लिख करके समझा देता हूं। योर सीओजीएस इज गोइंग टू गो अप, योर अर्निंग्स इज गोइंग टू गो डाउन, योर टैक्स पेड इज गोइंग टू गो डाउन, एंड ऑब्वियसली योर फाइनली कैश फ्लो विल गो अप। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। ये सारी चीजें होने वाली हैं। सीओजीएस बढ़ेगा, अर्निंग्स घटेगा, टैक्स पेड घटेगा और कैश फ्लो बढ़ेगा। इसके अलावा लीफो मेथड में आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी बैलेंस शीट में, वो अर्लीस्ट कॉस्ट पे होगी, यानी कि 10 रुपए के यूनिट पे आप उसे वैल्यू करोगे। ये बात हम समझ चुके हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लीफो एंडिंग इन्वेंट्री इज यूजुअली लेस देन द करेंट कॉस्ट। ये भी बात हम समझ चुके हैं, क्योंकि करंट कॉस्ट इज वेरी क्लोज टू 20 रुपीज, बट वी आर वैल्यूइंग आवर इन्वेंट्री एट 10 रुपीज। ऑब्वियसली नेचुरली हमारा जो लीफो में इन्वेंट्री होगा दैट विल नॉट बी क्लोजली एसोसिएटेड विद द करंट कॉस्ट। यानी कि फीफो के मुकाबले लीफो एकदम उल्टा है। आई होप आप पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। फीफो में जो पहले आता है वो पहले जाता है, यहां पे उल्टा होता है। यहां जो बाद में आता है वो पहले इशू हो जाता है। फीफो में हमने सीखा जो हमारा कॉग्स होता है वो कम वैल्यू का होता है, रिजल्टिंगली अर्निंग ज्यादा होता है, टैक्स भी ज्यादा देना होता है। लीफो में उल्टा है, यहां पे कॉग्स की वैल्यू हायर है, प्रॉफिट कम है और टैक्स भी कम देना है। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि फीफो में जो हमारी इन्वेंट्री है वो करंट कॉस्ट से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। लीफो में ऐसा आसपास भी नहीं है। लीफो में हमारा जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो काफी अर्लीस्ट कॉस्ट है, नेचुरली वो करंट कॉस्ट से काफी दूर है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दैट लीफो मेथड में योर कॉग्स इज ओवरस्टेटेड एंड योर इन्वेंट्री इज अंडरस्टेटेड।
COGS इज मोर देन FIFO एंड इन्वेंट्री इज लेस देन FIFO। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। फाइनल मेथड जो हमारा है वो है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, आप कोई भी इसे मेथड बोलो, ये सिंपल सा मेथड है। यहां पे आप कॉस्ट को यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और अपनी इन्वेंट्री को दोनों को वैल्यू करने के लिए सबसे पहले ही डिटरमाइन कर लेते हो कॉस्ट पर यूनिट। क्या डिटरमाइन कर लेते हैं? कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि अगर आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है तो बहुत सिंपल है, टेक योर इन्वेंट्री यूनिट्स, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई दिस विथ कॉस्ट per unit. Multiply this with cost per unit. Similarly, if you want to calculate COGS, you need to take your sale units and you need to multiply this with your cost per unit. Got the point? Take the inventory, multiply it with cost per unit, you'll get your inventory valuation. And similarly, COGS के लिए आप sale units लीजिए और इसमें cost per unit को multiply कर दीजिए, आपका COGS आ जाएगा। लेकिन बात यही आती है, भैया ये कॉस्ट पर यूनिट आएगा कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए भी, ध्यान रखना। आपको ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स लेना होगा, उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस आपको परचेज की यूनिट्स लेना होगा और उसको उनकी रेस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारा न्यूमरेटर में करने के बाद आप डिवाइड कर देंगे इसको ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट से। प्लस परचेज यूनिट से, यानी कि टेक द ओपनिंग स्टॉक, मल्टीप्लाई इट विथ इट्स रेट, टेक द परचेज कॉस्ट, मल्टीप्लाई इट विथ इट्स रेस्पेक्टिव रेट, और बाद में डिवाइड कर दीजिए इसको आप ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट से। अब जिन बच्चों में बहुत ज्यादा सतर्कता है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, उनको समझ में आ गया होगा कि भैया ने यहाँ पे किया क्या है। कुछ नहीं, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये फॉर्मूला का जो मायना है वो बहुत सिंपल है। कोई भी कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू नीड टोटल कॉस्ट इन द न्यूमरेटर एंड यू नीड टोटल यूनिट्स इन द डिनोमिनेटर। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स विल अल्टीमेटली गिव यू योर कॉस्ट पर यूनिट, और यही काम मैंने किया है। अगर आप देखें कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या है, तो देखिए मेरा टोटल कॉस्ट है जितने की मैंने इन्वेंट्री पाइल अप की प्लस जितने का मैंने और इन्वेंट्री खरीदा। ये है मेरा इन्वेंट्री का ओपनिंग पाइलिंग, यानी कि जो शुरुआत में मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा है ये उसकी वैल्यूएशन है। आई हैव टेकन माय ओपनिंग स्टॉक, मल्टीप्लाइड इट विथ इट्स रेस्पेक्टिव रेट, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। एंड सिमिलरली मैंने अपने सारे परचेज कॉस्ट को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, यानी कि इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री का सारा खर्चा गिन लिया, साथ में परचेज का भी सारा खर्चा गिन लिया। दोनों को मिलाते ही मेरा टॉप में यानी कि न्यूमरेटर में आ गया टोटल कॉस्ट। सिमिलरली मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें ओपनिंग कॉस्ट यूनिट्स और परचेज यूनिट्स दोनों को ऐड करते ही मेरा आ गया टोटल यूनिट्स। एंड यू नो द फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इज गोइंग टू एंड अप विथ कॉस्ट पर यूनिट, और यही मेरी यहां पे फाइंडिंग है। इस कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग इन्वेंट्रीज या नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ जाएगा, ये रहा यहां पे। और सिमिलरली अगर आप इसको सेल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉग्स भी आ जाएगा। टेक द सेल यूनिट्स, मल्टीप्लाई इट विथ कॉस्ट पर यूनिट, यू विल गेट योर कॉग्स। ये रहा इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यूसेज। अब आइए देखते हैं इसमें थियोरेटिकली क्या क्या लिखा है। थियोरेटिकली भी कुछ ज्यादा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात भी नहीं है। सबसे पहले ये बोला है दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या हो रहा है, यू आर टेकिंग एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। हाउ आर यू कंप्यूटिंग इट, यू आर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि अपने बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस की टोटल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए बाय योर टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया वही फॉर्मूला यूज करना होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर कॉस्ट पर यूनिट। Once the cost per unit is obtained, you can compute your COGS. What to do for that? Take your cost per unit, multiply it by the number of units sold. If you do it, you will get your COGS. Similarly, you can calculate your ending inventory. For ending inventory, take the average cost per unit, multiply it with number of units that remains. यानी कि आपका जो closing stock में जितना units बच गया उसे multiply कर दीजिए। This is how you calculate COGS as well as inventory. तो ये तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी।
थर्ड पॉइंट में जो बात है वो ये है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, भले ही वो वैल्यूज आए सीओजीएस की या फिर में इन्वेंट्री की, ये वैल्यू फीफो और लीफो के मेथड के बीच में रहेगी। यानी कि सीधा सीधा कहूं तो सबसे ज्यादा कॉग्स कौन रिपोर्ट करता है? लीफो मेथड, करेक्ट। फिर कौन करेगा? वेटेड एवरेज। फिर कौन करेगा? फीफो मेथड। यानी कि सबसे बड़ी कॉग्स किसकी आएगी? लीफो, फिर वेटेड एवरेज, फिर फीफो। सिमिलरली सबसे बड़ी इन्वेंट्री कौन रिपोर्ट करेगा? सबसे ज्यादा वैल्यू की इन्वेंट्री कौन रिपोर्ट करेगा? आंसर होगा फीफो, देन वेटेड एवरेज, देन लीफो। ये चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि अगर हम कॉग्स की बात करें तो कॉग्स में सबसे हाईएस्ट कौन होगा? कॉग्स में सबसे हाईएस्ट होगा लीफो का वैल्यू, उसके बाद होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट का वैल्यू, और उसके बाद होगा अपना फीफो का वैल्यू। सिमिलरली जो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू है वो सबसे हाई किसका होगा? वो होगा फीफो का, फिर होगा वेटेड एवरेज का, और फिर होगा लीफो का। ये है हमारा ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स टुगेदर। ठीक है, कुछ भी कर लो, वेटेड एवरेज विल ऑलवेज फॉल इन बिटवीन, वेटेड एवरेज विल ऑलवेज फॉल इन बिटवीन लीफो एंड फीफो। यही बात यहां लिखी है कि भले ही एनवायरमेंट इन्फ्लेशनरी हो या फिर डिस्प्लेशनरी, द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड विल प्रोड्यूस इन्वेंट्री वैल्यू बिटवीन प्रोड्यूस फीफो एंड लीफो। यानी कि जो आपका लीफो और फीफो का वैल्यू आएगा उसी के बीच में इनकी वैल्यूज आएंगी, चाहे जो कर लो। गॉट द पॉइंट? ये हुआ अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया है, अच्छे से सारा चीज कवर अप हो गया है। यानी कि इस फर्स्ट पार्ट को अब मैं यहां खत्म कर सकता हूं, बिकॉज इन दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड नंबर 1 व्हाट इज पीरियड कॉस्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, उस पर सारी चर्चा की। साथ ही साथ हमने 4 मेथड्स का यहाँ पे मेंशन किया और चारों मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी बटोर लिया है। अभी इतनी भी जानकारी नहीं है कि आप एकदम प्रो लेवल यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर पाओ, लेकिन फिर भी आपको चारों मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं कई सारे आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कराऊंगा जिसके थ्रू हम लोग इन सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो थर्ड पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग आउटकम सी, वी विल फर्स्ट डू सम न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका दिमाग और खुल जाए, आप ये मेथड्स को लेकर के और ज्यादा सतर्क हो जाओ, एंड देन थर्ड पार्ट ऑनवर्ड्स हम इस चैप्टर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, या इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा बिफोर वी गेट इनटू न्यूमेरिकल्स, ऐसा हो सकता है क्योंकि इस पार्ट की दरकार लगेगी। ठीक है, तो वैसे ही अपने स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, अच्छे से सारी चीजें कवर हुई होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट रीडिंग है, पूरे जोश के साथ सेकंड पार्ट में आप मुझसे मिलिए। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।